ये हमारे लोग भी जो है ना इस तरह की महामारी में करनी तो चाहिए मदद, लेकिन ये लोग कालाबाजारी करके धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। शुरू में जो दवाइयाँ थी, लोगों ने गैस सिलेंडर थे, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे, वो जो है ना स्टॉक कर लिए। किस लिए कर लिए कि हमारी ज़रूरत में काम आएंगे या हम इनको ब्लैक में बेचेंगे। ऑनलाइन में भी मैं मानता हूँ कि बहुत सी सुविधाएँ नहीं है गाँव में, कि ऑनलाइन बच्चा दे रहा है, इंटरनेट की समस्या है और दूसरी भी समस्याएँ, और उसमें चिटिंग भी हो सकती है, तो सही जो है ना परिणाम नहीं आ सकते। सिर्फ इन 2-3 सालों में तो सर्टिफिकेट जो है ना सीधे दिए जा रहे हैं, मेरा मानना ये है, और बच्चों को जो है ना बहुत नुकसान होगा। आज हमें इसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले समय में जो है ना हमारी ये पीढ़ियाँ हैं ये कोसेंगी कि ऑनलाइन शिक्षा में बच्चा जो है ना कंसंट्रेट नहीं होता, कि अपनी पढ़ाई की जो बच्चा कर रहा है ऑनलाइन, वो जब तक सीरियस होकर के और तल्लीनता से उस विषय के बारे में नहीं पढ़ेगा तब तक बात नहीं बन पाती है। ये बड़े सोचने की बात है, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज इसके परिणाम नहीं आएंगे, आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। आने वाले समय में वो क्या कर पाएगा, क्योंकि आजकल हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन के टाइम में तो बच्चा हर विषय में, हर कक्षा में अगर पारंगत होगा तभी जो है ना आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सरकार के कुछ नियम ऐसे हैं कि इनको बिना पढ़े या बिना परीक्षा के पास कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज भिवानी अपडेट को लेकर पहुंचा हूं लोहारू एरिया में। और आजकल कोविड के दौरान बहुत से समाज सेवी समाज में सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का माहौल है और ऑक्सीजन की कमी की बात करें या दूसरे मुद्दों पर बात करें, तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाई। तो बहुत से समाज सेवी, चाहे नेशनल लेवल पर बात करें हम बॉलीवुड की, तो सोनू सूद से लेकर बड़े बड़े समाज सेवी मैदान में आए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या गरीबों को भोजन व्यवस्था की बात करें, सबसे बड़ी नीड होती हैं। तो आज एक ऐसे ही हमारे साथ समाज सेवी हैं और रिटायर्ड खंड शिक्षा अधिकारी हैं, कुछ दिन पहले ही रिटायर्ड होकर आए हैं। उनसे चर्चा करेंगे इस कोविड के कारण सबसे ज़्यादा जो अहम हिंदुस्तान की रीढ़ है एजुकेशन, युवाओं की जो ताकत है वो कमज़ोर होने लग रही है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे, कैसे इसका भरपूर जो दिखते हैं उन्हें शोल किया जा सकता आने वाले वक्त में। बच्चे कमज़ोर पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे आगे आने वाले वक्त में सुधारा जाएगा इन सब चीज़ों को। तो मास्टर जी, मैं चर्चा करूँगा आपके साथ। कोविड में बच्चों की एजुकेशन पे ही बात करते हैं। पहले तो ऑनलाइन हो गया आजकल एजुकेशन का सिस्टम। नमस्कार जी, मैं कोविड के दौरान जो शिक्षा के जो शैक्षणिक स्तर में जो गिरावट आई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोविड की वजह से परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई थी। क्योंकि जो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चा उस कक्षा के काबिल नहीं रहा तो आने वाले समय में वो क्या कर पाएगा, क्योंकि आजकल हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन के टाइम में तो बच्चा हर विषय में, हर कक्षा में अगर पारंगत होगा तभी जो है ना आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सरकार के कुछ नियम ऐसे हैं कि इनको बिना पढ़े या बिना परीक्षा के पास कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि 2 शैक्षणिक सत्र हो चुके हैं। पिछले वर्ष भी ऐसे ही पास कर दिए गए तो इस वर्ष भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो बच्चों का भविष्य जो है ना बड़ा अंधकार में हो रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज इसके परिणाम नहीं आएंगे, आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। मैं बात करूंगा ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया सरकार ने भी बहुत से, चाहे निजी स्कूलों की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल भी आगे निकल के आए थे और अध्यापकों ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं कि वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से पढ़ा सकें। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत होती है गुरु और शिष्य के बीच में डायलॉग की, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जब तक बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा या गुरु से समझा नहीं पाएगा तब तक मनोस्थिति समझ नहीं सकता टीचर भी बच्चे की, या क्या उसका जो सही रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऑनलाइन शिक्षा में बच्चा जो है ना कंसंट्रेट नहीं होता, कि अपनी पढ़ाई की जो बच्चा कर रहा है ऑनलाइन, वो जब तक सीरियस होकर के और तल्लीनता से उस विषय के बारे में नहीं पढ़ेगा तब तक बात नहीं बन पाती है। क्योंकि अध्यापक सामने होता है तो अध्यापक का बहुत बड़ा भय होता है और एक सम्मान भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो पढ़ाता है वो उसका जो है ना दोबारा से पूछता भी है उसको,
उसको रिवाइज भी करता है कि भी फीडबैक भी लेता है, वो समझ में आया नहीं आया। बच्चों से जो है ना आमने सामने वाद विवाद भी होते हैं कि कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब भी दिया जाता है। ऑनलाइन में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, सिलेबस पूरा करवाने का एक तरीका है बात कि कल ये कोई जो है ना हो कि भाई हमने सिलेबस नहीं करवाया, वो इतना नहीं बन पाता। फिर दूसरी बात क्या है कि बच्चे जो है ना इतना भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है, ना उनकी इतनी सोच होती है। उनको जो ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए मोबाइल वगैरह जो उपलब्ध करवाए जाते हैं उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि उनमें गेम वगैरह या और कोई दूसरी तरह की अश्लील चीज़ें जो आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्लास ऑन करके और एक तरफ शुरू कर जाते हैं, बाकी कुछ और देखते रहते हैं। तो इससे क्या है कि भाई अध्यापक को भी ये पता नहीं लगता, क्योंकि आजकल वीडियो से तो करें तब तो पता लग जाता है, अगर ऑडियो से रखेंगे तो क्लास ऑनलाइन रह जाती है और बच्चे उसमें कुछ और करते रहते हैं। तो इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, कोई कामयाब जो है ना ऑनलाइन सिस्टम है नहीं। छोटे बच्चों की बात करें तो बुनियाद तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है अध्यापक की, छोटे बच्चे को निखारने में। चलिए उनकी भी बात है कि आने वाले वक्त में ट्यूशन देके या दूसरी किसी न किसी तरीके से उन्हें सुधार लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पीक पर हैं आज के दिन और आने वाले वक्त में कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू देश के लिए बड़ी सेवाएं देने के लिए तैयार होने वाले थे, वो युवा अवस्था में थे, जैसे +2 की बात करें या 10th की बात करें, जो बड़ी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उन बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? जो बच्चे पिछले वर्ष भी जो है ना 10वीं कक्षा में वैसे ही पास कर दिए गए थे और +2 में भी जो है ना कुछ पेपर तो दिए गए थे, बाकी में ऐसे ही उनके आधार पे पास कर दिया गया था, वो जो है ना इस बार भी 10वीं के बच्चे हो गए, वो +2 तक पहुंच गए। तो ये जो 2-3 साल का टाइम जो आया है, जो बच्चे जिन्होंने ये कक्षाएं पास की हैं वो सिर्फ बेरोज़गार होकर के ही रह जाएंगे। क्यों? कि उन्होंने जो है ना उस अपने कक्षा की पढ़ाई तो की नहीं, और वो कैसे कर पाएंगे? वो सिर्फ बेरोज़गारी की ही जो है मार झेलेंगे। अगर सरकार थोड़ा बहुत इस बारे में पहले सोचती स्कूलों के लिए कि भाई वो जो बच्चा पढ़ रहा है, जिस कक्षा में पढ़ रहा है, उसके लेवल की उसको पढ़ाई करवाई जाए ताकि उसका भविष्य संवरे। जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं 2-3 साल तक सिर्फ फाइनल क्लास में जो है उनके पेपर जो है ना ऑनलाइन लिए गए। ऑनलाइन में भी मैं मानता हूँ कि बहुत सी सुविधाएँ नहीं है गाँव में कि ऑनलाइन बच्चा दे रहा है, इंटरनेट की समस्या है और दूसरी भी समस्याएं, और उसमें चिटिंग भी हो सकती है, तो सही जो है ना परिणाम नहीं आ सकते। सिर्फ इन 2-3 सालों में तो सर्टिफिकेट जो है ना सीधे दिए जा रहे हैं, मेरा मानना ये है, और बच्चों को जो है ना बहुत नुकसान होगा। आज हमें इसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले समय में जो है ना हमारी ये पीढ़ियाँ हैं ये कोसेंगी कि महामारी के दौरान इस तरह की जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले स्कूलों के जो है ना सुधारने की बात थी। मैं बात करूंगा, आजकल कोविड का दौर चल रहा है, महामारी घोषित कर रखी है पूरे विश्व ने इसको, और हिंदुस्तान में सेकेंड स्ट्रेन जो आई है उसको लेकर भी काफ़ी बातें चल रही हैं और काफ़ी दिक्कतें पहली स्ट्रेन से ज़्यादा अब की बार उठानी पड़ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, दूसरी जैसे मेडिसिन पे भी काफ़ी हाहाकार मचा है, लोगों ने ब्लैक बाजारी की है। और सरकार के बारे में क्या सोचना है आपका, क्योंकि आजकल समाज सेवा में पिछले 6-8 महीने से आप रिटायरमेंट के बाद पब्लिक में ही है, पब्लिक सेवा का काम कर रहे हैं, तो क्या कहें? हर गांव में, लगभग गांव में सब सेंटर जो है ना स्वास्थ्य विभाग के बने हुए थे। पीछे की जो है ना कई सालों से 4-5 साल से सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा है, सभी सब सेंटर बंद पड़े थे, क्योंकि पता है कि महामारी चल रही है, पिछले वर्ष से ये चलती आ रही है, तो सब सेंटर जो है ना नहीं तो खुलवाए गए, और वो जो अगर खुलवाए गए हैं तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार को पहले से ही ये ध्यान करना चाहिए था कि सभी में कर्मचारी भी उपलब्ध करवाए जाएं और उन सब सेंटर की जो है ना देख रेख भी की जाए ताकि कोई मरीज जा सके उसमें। फिर रही बात, अगर वहाँ कर्मचारी भी है और सब सेंटर भी है तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी जो है ना दूसरी जो सेकंड वो चल रही है तो सब व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए थी। लोग बड़े तंग पाए हैं, जैसे मैं भी थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जो है ना लगी हुई हैं, बहुत सी राजनीतिक जो है ना पार्टियाँ भी इसमें लगी हुई हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं भी जो है ना छोटा सा एक हिस्सा हूँ, मैं भी जो है ना ज़रूरतमंद आदमी के पास पहुँचता हूँ, जैसे भी मेरे से बन पाता है करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये लोग अब लगे हुए, ये तो बेचारे जो है ना सरकार की नाकामियों को देख करके लगे हुए, अगर सरकार पहले से इस तर्क होती और ये व्यवस्थाएं जो है ना पहले से कर ली जाती तो आज ये स्थिति दयनीय नहीं होती। जो लोग जितने जो है ना कैजुअलिटी हो रही है, मेरा ये मानना है कि इसमें से जो है ना 10-15% ही होती
बाकी लोग बच जाते। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। कुछ लोग समाज सेवा की, आपने भी बात की, आप भी बड़े प्रयास कर रहे हैं जितना भी आपसे बन पाता है, दूसरे समाज से भी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरे लोग अवसरवादी बन चुके हैं, ब्लैक बाजारी कर रहे हैं, मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों से, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं जिनके घरों से सिलेंडर मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, दूसरी भी जितनी मेडिसिन की चीज़ें थी वो जो कि मैदान में होनी चाहिए थी, पब्लिक के लिए फील्ड में होनी चाहिए थी, बीमारों के लिए, वो उनके घरों में दबी मिली हैं। वो खाली समाज सेवा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ब्लैक बाजारी, एक तरफ समाज सेवा। ये हमारे लोग भी जो है ना इस तरह की महामारी में करनी तो चाहिए मदद, लेकिन ये लोग काला बाजारी करके धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। शुरू में जो दवाइयाँ थी, लोगों ने गैस सिलेंडर थे, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे, वो जो है ना स्टॉक कर लिए। किस लिए कर लिए? कि हमारी ज़रूरत में काम आएंगे या हम इनको ब्लैक में बेचेंगे। तो इससे हाहाकार मच गया, क्योंकि ना ही तो दवाई समय पर मिल पाई, क्योंकि स्टॉकिस्ट ने जो है ना स्टॉक कर लिया। इस तरह की बातों पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, और जो ये चीज़ें मिलती हैं जिसके पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दंडित किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई लोग हिम्मत न कर पाएँ। तो आने वाले वक्त में किस प्रकार देख के चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है लगातार, और आने वाले वक्त में भी दूसरा एक सप्ताह के लिए बातें चल रही हैं कि बढ़ सकता है। तो इस लॉकडाउन से गरीबों में कितना तकलीफ़ बढ़ रही है, गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा कर रहा है? क्योंकि आप तो फील्ड में रहते हो, देखते हो, और ज़रूरतमंद के बीच में ही रहते हो। जिस आदमी का रोज़ाना कमा करके घर चलता है, वो पिछले 15 दिन से लॉकडाउन की वजह से अपना काम नहीं कर पाता, अपनी मजदूरी नहीं कर पाता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके घर में क्या स्थिति होगी, उसके बच्चे किस तरह से पल रहे होंगे, उनको क्या खाने के लिए मिल रहा होगा। तो इस तरह के बहुत से जो है ना लोग हैं गांव में, जिनकी रोज़ाना का रोज़ाना जो है ना अनाज लाया जाता है, रोज़ाना का रोज़ाना जो है ना ला करके बेचारे खाते हैं, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस और भी मैं समाज सेवी साथियों का और भी जो है न जो भी अगवा कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि गांव-गांव में जा कर के उनको चिन्हित करके, जब तक ये लॉकडाउन की जो चल रही है उसमें जो है ना उनको खाने के लिए कम से कम भोजन ज़रूर दिया जाए। और मेरा मानना ये है कि अब धीरे धीरे जो है ना लॉकडाउन को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि लोग अपने आप समझ भी चुके हैं कि इस महामारी से बचने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें जो है ना इसका पालन करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ मास्टर कर्ण सिंह गोठा। उनके साथ चर्चा रही आने वाले वक्त में किस प्रकार से इस लॉकडाउन और इस कोविड महामारी का असर बच्चों की शिक्षा पर, उनकी मनोस्थिति पर और देश पर कितना पड़ेगा, और मजदूर तबके की बात उनके साथ हमारी रही। उन्होंने जिस प्रकार से बेरुखी के साथ बातचीत की और अपने शब्दों के साथ सरकार को भी चेताया कि आने वाले वक्त में सरकार अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े भयंकर होंगे और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं गर्त में जाता नजर आ रहा है। आपको कैसी लगी अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर ये बातें पसंद आई हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।